नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की जो हमारी घटना है वो बहुत ही हालिया है, यानी कि 20-21 सितंबर की रात की घटना है। आज का हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक थाना है रुदौली और रुदौली का वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14 में एक पति और पत्नी, पति का नाम नवल किशोर और उनकी पत्नी, जिनकी पति की उम्र रही होगी 30 साल और पत्नी की 27-28 साल के करीब, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्मकन्या हत्या करने के बाद उनके 3 बच्चे थे, जिसमें बड़े लड़के की उम्र लगभग 12 साल 10-12 साल रही होगी, दूसरे वाले की 10 साल और एक लड़की लगभग 2 साल की। बड़ा वाला लड़का उनकी इस स्थिति को देखकर चिल्लाता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, उसके बाबा भी थे, तो गांव वालों की मदद से घर वाले परिवार वाले उसको जिला अस्पताल बस्ती ले जाते हैं। वहाँ पर अस्पताल पहुँचने के बाद जो पुरुष था वो दम तोड़ देता है और जो महिला थी वो भी तड़प रही थी, परेशान थी और उसको जिला अस्पताल बस्ती से बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया जाता है। जब वो रास्ते से जा रही थी, वहाँ पहुँचते पहुँचते एक ऐसी स्थिति आती है कि वो भी दम तोड़ देती है, क्योंकि उन दोनों लोगों ने पॉइजन खाया था, भारी पॉइजन खाया था। क्योंकि अस्पताल में जो स्थिति थी उसको कमांड नहीं किया जा सका, काबू नहीं किया जा सका और वो दोनों लोग दम तोड़ दी। ऐसे में ये घटना 20 की रात 21 की सुबह की है। 21 और 22 में इन लोगों ने दम तोड़ दिया। 23 तारीख को पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने भी मौका स्थल पर जाती है जहां पर इन्होंने आत्महत्या की थी, तो वहां पर घटना स्थल का मुआयना करती है। बस्ती जिले के IPS अधिकारी व पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल कृष्ण चौधरी जी भी घटना स्थल का मुआयना करते हैं और वहाँ की CO महोदया भी अवलोकन करती हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है, वो भी घटना स्थल से जो साक्ष्य सबूत इकट्ठा किए जा सकते थे उसको इकट्ठा करते हैं। क्योंकि जो पहले तो 112 के नंबर से सूचना दी गई थी, फिर जो मृतक था नवल किशोर, उसका भाई जो था उसने थाने में, मृतक का भाई जिसका नाम बसंत था, वो थाने में जाकर तहरीर देता है और वो बताता है जब मेरी भाभी को बस्ती जिला चिकित्सालय से रेफ़र किया गया था, मैं उनको लिए जा रहा था, इलाज करवाया, पैसा रुपया खर्च किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे बड़े वाले लड़के के पास वो मोबाइल है, क्योंकि उस समय वो थोड़ा बोलने की स्थिति में थी। उसमें सारा मैंने क्यों आत्महत्या की, क्या कारण है, इस विषय का पूरा वीडियो उन्होंने बनाकर मोबाइल पर डाला है। फिर वहाँ ले जाने के बाद मैंने पूरा इलाज कराया, लेकिन ये जब ख़त्म हो गई तो उसी वीडियो को लाकर वो थाने में तहरीर के साथ देता है। पुलिस के जो अधिकारी थे वो वीडियो का अवलोकन करते हैं, जिसमें वो महिला बता रही थी कि जब वो जहर खा लिया, जहर खाने के बाद उसने अपने बड़े लड़के से कहा कि बाबू मेरा वीडियो बनाओ। वो उसका बच्चा वीडियो बनाता है। वो बताती है कि इस आत्महत्या का जिम्मेदार मेरे पड़ोस का रहने वाला त्रिलोकी सिंह और एक नाबालिग लड़का, जिसके पिता का नाम संजय सिंह या आदर सिंह बताया जा रहा है। 2 लोगों को अपने इस घटनाक्रम का आरोपी या अपराधी बताती है। वो बताती है कि ये दोनों लोग मेरे घर आए थे और घर पर आने के बाद इन्होंने मेरे पति को बहुत अधिक शराब पिलाया और शराब पिलाने के बाद जब दोनों लोग बहुत ज़्यादा शराब हो गई तो मेरे पति बेहोशी की स्थिति में आ गए, ज़्यादा शराब पीने की वजह से। उसके बाद में धीरे धीरे करके इसने मेरे मुंह में बुलाया और मुझे मेरे मुंह में कपड़ा घुसेड़ दिया। घुसेड़ने के बाद मेरे हाथों को बांधा और बांधने के बाद मेरे सारे कपड़े उतार कर दुष्कर्म किया।
एक ऐसा दुष्कर्म जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। और फिर आप कल्पना कीजिए, जब उन दोनों ने जहर खाया था तो बताया जा रहा है कि एक चारपाई पर वो दोनों अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिनने लगे थे। तभी इन्होंने अपने बेटे से उस वीडियो बनाने के लिए कहा था। बेटे से जब पूछा गया तो बेटा भी बता रहा था, पापा ने वीडियो खोलकर मुझे दिया था, कहा था बेटा ये वीडियो शूट कर लो, आगे जब मैं मर जाऊँ क्योंकि मैं बचूंगा नहीं, तो इस वीडियो को तुम पुलिस को दे देना, पुलिस को सूचित कर देना। अब जब पुलिस इस वीडियो को देखती है जिसमें दुष्कर्म से प्रभावित, पीड़ित, प्रताड़ित, समाज में अपनी बेइज्जती महसूस करने वाले इन दो दंपतियों ने आत्महत्या कर ली, तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि एक तो आत्महत्या बहुत ही बड़ा अपराध है, दूसरा एक महिला के साथ बंधक बनाकर मौके का फ़ायदा उठाकर रेप बहुत ही संदिग्ध था। ऐसे में पुलिस तुरंत तत्पर होती है और जिन लोगों को अपराधी बता रहे थे उनको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद धारा 376, धारा 306 और जो भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए त्रिलोकी सिंह को जेल, और जो कि बच्चे का नाम बताया जा रहा है, बच्चा जो उन्हीं का जानने वाला था, उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है क्योंकि वो नाबालिग था। लेकिन ये युवा दंपत्ति जिन्होंने आत्महत्या की थी, ये बहुत ही खौफनाक मंजर रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो को जिन लोगों ने भी देखा तड़पते हुए, क्योंकि आत्महत्या व्यक्ति कर तो लेता है, लेकिन आत्महत्या करने के पश्चात जब वो मरता होगा तो कितना खौफनाक डर महसूस होता होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर मौत से डर होता है और गुस्से में पीड़ित होने के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, ऐसा होने के कारण व्यक्ति इस तरह का कदम उठाता है। पुलिस ने अपनी तत्परता से इन अपराधियों को जेल तो भेज दिया, लेकिन अब वो बच्चे, जो घर में 3 बच्चे बचे हैं, या तो उनके नाना नानी, मामा मामी या चाचा या बाबा, यही लोग उनका पालन पोषण करेंगे। अब कुछ लोग इस पर आवाज़ उठा रहे थे कि इनका कुछ ज़मीन का विवाद था, ये इनको फंसाने के लिए वीडियो बनाया गया है। लेकिन आप ये कल्पना कीजिए, आप ये अंदाज़ा लगाइए, आप ये एहसास कीजिए, एक बार ज़रा सोचिए कि जिसके 3 बच्चे हों और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हों, 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का, 10 साल का, 2 साल का और 12 साल का, ऐसे में अपने 3 छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर कौन व्यक्ति होगा जो आत्महत्या जैसा अपराध करेगा। और दोनों पति पत्नी इस डर से कि हम एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाएंगे, एक दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत होंगे, क्योंकि पति भी ये संकोच कर रहा था कि मैंने इतनी शराब क्यों पी, और पीने के बाद जब ये रेप हो रहा था, जब ये दुष्कर्म हो रहा था, तो वो बचाने के लिए अपनी आवाज़ चिल्ला चिल्ला कर निकाल रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पा रही थी और इसको इन लोगों ने बंधक बनाया। अब वो बच्चा असलियत में अपराधी है या नहीं है, पुलिस ने अपने स्तर से जो भी जांच की होगी, जो भी तथ्य पाए होंगे, जो भी साक्ष्य पाए होंगे, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर या उस वीडियो के आधार पर, क्योंकि जिन मृतक दंपतियों ने ये वीडियो बनाया है उसमें इन दोनों लोगों को दोषी दर्शाया गया है, जिसी के आधार पर इन लोगों को जेल या बाल सुधार गृह भेजा गया है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही गंभीर विषय वाला है। आत्महत्या स्वयं द्वारा की गई हत्या, और स्वयं द्वारा जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो समझ लीजिए वो किसी बुरी परिस्थिति का शिकार होता है, या उसको आगे के रास्ता नज़र नहीं आता है। उसको लगता है कि अब हमारी दुनिया, हमारा जो ज़िंदगी थी वो बस यहीं तक है। फिर वो आगे अपने साथ जुड़े लोगों
या आने वाली परिस्थितियों का सामना करने में उसकी क्षमता नहीं होती है। लेकिन मेरे युवा, मेरे बड़े बुजुर्ग सभी भाइयों से करबद्ध निवेदन है, अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई हो, कहीं कोई समस्या हो गई हो, कोई परेशानी हो गई हो, किसी प्रकार के सामाजिक डर का प्रश्न दिमाग में चल रहा हो, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया हो, किसी बात को लेकर बहुत से युवा बच्चे, हमारे भाई बहन कभी कभी परीक्षा के डर की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि आदमी व्यापार करता है, व्यापार में उसने बहुत कर्जा ले लिया होता है, कर्जा लेने के बाद वो देने के लिए सक्षम नहीं होता है और फिर वो समाज में लोगों को फेस कैसे करेगा, इस डर की वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। और जैसा कि मैं आज की कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी में इन युवा दंपतियों ने एक दूसरे को, जबकि वहाँ पर जब ये घटनाक्रम हुआ था, वहाँ पर या तो वो आरोपी थे और या तो ये दंपति थे जिनके साथ घटना हुई थी। इन 4 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो लोग, अपराधी लोग तो कभी बताते नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको पता था कि मैंने अपराध किया है, अगर ये खुल जाएगा तो मैं जेल जाऊंगा। और लेकिन इन दोनों लोगों ने, जहाँ तक मुझे या जो संवाद सूत्र है उससे ज्ञात हो रहा है, उससे यही निकल के सामने आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को फेस करने के लिए कटिबद्ध न थे, अपने तैयार न थे और सामाजिक मर्यादा, अपने को कमज़ोर, असहाय, निसहाय, असमर्थ समझते हुए इन दोनों लोगों ने जो कदम उठाया वो बहुत ही गलत था। ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 3 बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर कोई गलती हुई थी तो उसको पुलिस को सूचना देना चाहिए था, आगे कार्रवाई के लिए करना चाहिए था। अगर कार्रवाई नहीं कर सकते थे तो परिवार के लोगों के सहयोग से करते, अकेले क्षमता नहीं बन पा रही थी, अगर वो कहीं डर टाइप का महसूस हो रहा था। लेकिन इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। आत्महत्या तो बुज़दिली है, कायरता है, निर्बलता है, समाज में डर, जीने की वजह समाप्त हो जाना है और डर कभी जीवन में नहीं आना चाहिए। हम आज की इस वीडियो में सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहेंगे कि मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं, सभी लोगों से कटिबद्ध निवेदन है कि कितनी भी कठिन परेशानियां आ जाएं, उन हर समस्या का एक कोई समाधान होता है और कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत भी है कि डर के आगे जीत है। अगर आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे, तो आप कभी न कभी उस समस्या से निकल जाएंगे और आपका परिवार भी नहीं बिगड़ेगा और कोई अप्रिय घटना भी नहीं होगा। किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई गलत वारदात ना हो, इसी भावना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर बंद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।